Hey guys, welcome back on this PT Pointer History series by me, Shreyansh Nigam. I am the faculty of history on Ashish Malik IS Academy YouTube channel. Hope so that you all are doing good and are completely safe in this harsh COVID-19 time and are taking your daily dose of history. Okay, so already दो parts nomadic empires related रिलीज़ हो चुके हैं चैनल पे. ये तीसरा पार्ट है. दिस इज़ द पार्ट 3 जिसमें कि हम लोग और भी कई सारे रिलेवेंट और इंटरनल बेसिस पे कितने जो भी इश्यूज़ थे नोमैडिक एम्पायर में या फिर मंगोलियन एम्पायर की अगर हम जो बात करें, जिसमें क्योंकि हम जानते हैं इसमें मेनली हम लोग मंगोलियन एम्पायर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं. सो हम लोग उसके ही और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज बात करने वाले हैं. सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस 3 डायनेमिक बैचेस जो अभी रिसेंटली 13 जुलाई को स्टार्ट हुए हैं. और अगर आप सिविल सर्विसेज 2020 या फिर 21 की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट 22 की भी, तो आप एंड इफ़ यू आर वांटिंग टू टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, then these are the batches that you can join. The first is a bilingual batch and the next is the Hindi batch, and also you will be getting a dedicated English batch. ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, in Unacademy Plus subscription fees, if you use this code Ashish Malik 10, then you can see you will get an instant discount. Here it is 64,000 and here it is for 57,600. Okay, and this is because of using the code Ashish Malik 10. Okay, so अगर आपको Unacademy Plus subscription में 10% की छूट चाहिए, ठीक है, तो यू कैन यूज़ दिस कोड. दिस इज़ आशीष मलिक 10. ओके, इसके बाद ये बुक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर सेक्शन के रिगार्डिंग, एंड दिस बुक्स आर बाय आशीष मलिक सर. और एंड दीज बुक्स आर स्पेशली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन. सो एंड लिंक इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं. गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं रिगार्डिंग योर करंट अफेयर सेक्शन. इसमें हर एक चीज़ को बहुत प्रिसाइसली और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है. सेक्शन वाइज बेसिस पे सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएटेड है. तो आई होप सो आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा करंट अफेयर का. ठीक है, तो आप प्लीज़ इस बुक को परचेज़ करिए. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सीरीज़, इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, एज वेल एज कंप्लीट कवरेज ऑफ टाइम लाइन. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉपर यूजेज ऑफ कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट सम टॉपिक वाइज क्वेश्चन. ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन माइट भी अभी इधर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपको स्टफ़ मिल जाए. ठीक है, पहले आप पढ़ें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाना भी हम लोग स्टार्ट करेंगे. पूरा सोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, so this is the source of the series, class 11 NCERT book, and in the future videos you will also getting the history from other classes also, as well. Okay, so keep following the series. Apart from this, also you can join this our telegram channel. Link is also in the description box for having a good atmosphere for your preparation, and also to get the e-PDFs and notes. गाइज, इससे प्रीवियस पार्ट्स में एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स एंड सेंट्रल इस्लामिक लैंड को डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे याद है 11 से 12 पार्ट्स में कवर किया. तो 11 से 12 पार्ट में कवर करने का मतलब ही है कि कितने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे हम लोगों ने उस चीज़ को कवर किया है. तो एक बात आप समझ लीजिए कि UPSC लेवल हो या कोई भी इससे भी हार्ड लेवल क्यों ना हो, इससे ज़्यादा कंटेंट और कहीं भी अवेलेबल नहीं है. सो आप देख लीजिए, आपको जो सही लगे आप एक बार प्रीवियस पार्ट को देखिए, उसके बाद फिर इट विल बी बेटर टू गेट प्रॉपर नॉलेज ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, अब बात करते हैं मंगोल्स के बारे में. ठीक है, मंगोल्स की कई सारी बेसिक बातें हम लोग ने प्रीवियस 2 वीडियो में डिस्कस करी हुई हैं. सो करियर ऑफ गेंगिस खान, अगर हम गेंगिस खान जो कि फाउंडर माना जाता है इसका, उसकी बात करें तो जिसको कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इसमें, ये जो है ये पर्सन गेंगिस खान है. और गेंगिस खान जो है, अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बेसिस पे बात करें, इसकी जो बिगिनिंग हुई वो कहाँ से हुई. सो गेंगिस खान वाज बोर्न सम टाइम अराउंड 11,062 AD नियर द ओनन रिवर इन द नॉर्थ ऑफ द प्रेजेंट डे मंगोलिया. मंगोलिया में पहली चीज़ बर्थ प्लेस. दूसरी चीज़, अगर कोई लोकेशन जैसे पूछे तो इट वाज द नियर ओनन रिवर. ठीक है, ओनन रिवर मतलब मंगोलिया में ओनन रिवर
और मान लीजिए एमसीक्यू बेसिस पे अगर कभी आपसे गेंगिस खान के बारे में पूछ लेता है या मंगोल एम्पायर के बारे में पूछ लेता है, नोमैडिक एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो माइट भी उसमें आपको ये ओनन रिवर का जिक्र देखने को मिल सकता है, ठीक है, या फिर इस ईयर का जिक्र देखने को मिल सकता है। एंड एट दैट टाइम नेम वाज द तमुजिन और ही वाज उसकी वो किसका सन था, तो येसूजी का सन था। इसके बारे में बहुत कह सकते हैं कि काफ़ी एक डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे बात करी जा सकती है, लेकिन मेरे को इन 3 लाइन के अलावा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि इसके फादर जो होते हैं उनका मर्डर हो जाता है, फिर इसकी माँ जो होती हैं वही एज एनी हाउ कैसे भी करके इसको बहुत मुश्किलों से बड़ा करती हैं। देन आफ्टर ये इतना बड़े एम्पायर को क्रिएट करता है, ठीक है। सो मेरे को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लगी मैंने उनको पिकअप कर लिया यहाँ पे। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं दैन यू कैन रिफर टू द NCERT क्लास 11th हिस्ट्री बुक 5th थीम दैट इज़ द नोमैडिक एम्पायर। ओके, अगर हम बात करें मंगोल के एक्सपेंशन, क्योंकि देखिए आप अगर हम बात करें जैसे मंगोल का एक्सपेंशन पहले पार्ट में जो हमने समझाया था, देखिए जो गेंगिस खान था, गेंगिस खान ने कुछ खास अपने लाइफ स्पैन में ज़्यादा एक्सपेंशन के काम नहीं किए, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था, वो सिर्फ जो वहाँ की जो नॉर्मल जो कह सकते हैं कि ट्राइब्स होती थी उनको देखने का काम करता था, लेकिन उसके जो अपकमिंग जनरेशन जो उसके जो पोते परपोते आए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन का काम किया और नोमैडिक एम्पायर या फिर जो मंगोलियन एम्पायर है उसको इतना वास्ट लुक प्रोवाइड किया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो लेकिन उसको हम लोग जो कवर करेंगे वो तो गेंगिस खान के अंडर ही कवर करेंगे। सो वी कैन डिवाइड मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर गेंगिस खान्स डेथ। उसके डेथ हो जाने के बाद 2 डिस्टिंक्ट फेसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, और वो डिस्टिंक्ट फेसेस गाइज कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो पहला होता है विच स्पैंड थ्रू द ईयर, पहली चीज़ तो ईयर याद रखने वाला है, 1236 से 1242 मीन 1236 से लेकर 1243, इट इज़ ए स्पैन ऑफ 6 ईयर्स व्हेन द मेजर गेन्स वर इन द रशियन स्टेप्स। आपसे एमसीक्यू के बेसिस पे डेफिनेटली पूछ सकता है, ठीक है। तो रशियन स्टेप्स मतलब जो रशिया के जो खुले खुले मैदान होते थे वहाँ पे बुल्गार एंड द कीव, पोलैंड एंड हंगरी, इन प्लेसेस पे जो स्टार्टिंग में 1236 और 42 के टाइम पे फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सपेंशन में जो कहते हैं कि जो एक्सपेंशन हुआ वो इन प्लेसेस पे मीन्स रशियन स्टेप्स मतलब रशिया के खुले मैदानों में, बुल्गार में, कीव में, पोलैंड में एंड हंगरी में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अगर हम यहाँ पे आपको मैप दिखाएं कि ये पूरा जितना भी यू आर सीइंग विद दिस द ग्रीन कलर, दिस ऑल इज द मंगोलियन एम्पायर, वेदर इट इज़ द चाइना, वेदर इट इज़ द रशिया देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ऑल दिस, जितनी भी चीज़ें हैं प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब जितना कुछ भी है, ठीक है, ये सारा का सारा मंगोलियन एम्पायर के अंडर ही कवर हो चुका था। अब एक पर्सन ने तो ये कवर किया नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये मिल करके पूरी फैमिली जो थी, मतलब पूरा जो इनका फैमिली चार्ट होता है उसमें जितने पोते पर पोते आते हैं सब ने मिल करके उस चीज़ को कवर किया था, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख लीजिए पहले एक बार अच्छे से, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे काराकोरम है, देन इसके बाद मंगोलिया है, चाइना है, मॉस्को है, मॉस्को मतलब कि ये पूरा रशिया का एरिया है, फिर ये बुखारा है, उसके बाद फिर अच्छा बुखारा से रिलेटेड तो एक स्टोरी भी प्रीवियस पार्ट में मैंने कवर करी है, उसको भी सुन एक बार देख लीजिएगा। ये पर्शिया है, बगदाद है, ठीक है, बगदाद है। देन इसके बाद इसी तरीके से ये देखिए बाइजेंटीन एम्पायर जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कब, इस रोमन एम्पायर में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मंगोल एम्पायर के अंदर कवर होती हैं, इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर हो गया है यहाँ पे। अब अगर हम सेकेंड फेज़ की बात करें तो सेकेंड फेज़ इंक्लूड करता है ईयर 1255 से लेकर के 1300, मतलब कि 1255 टू 1300, दैट लीड टू कंक्वेस्ट ऑफ ऑल चाइना, ईरान, इराक एंड सीरिया, द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर इस्टेब्लिश्ड आफ्टर दिस कैंपेन। तो मतलब कि फर्स्ट फेज़ में आपका रशियन एम्पायर और जितने भी अदर पार्ट्स थे, ठीक है, ये कीव, पोलैंड, हंगरी, इनको कवर करते हैं। देन इसके बाद फिर जो सेकंड फेज होता है इट लास्टेड टिल 1255 टू 1300, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड है सेकंड फेज का, और चाइना पूरा इसमें कवर हो जाता है, ईरान, इराक, सीरिया कवर हो जाता है, और फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर एस्टैब्लिश इन दिस कैंपेन, ठीक। सो आई होप सो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन पक्का बन सकता है, इसमें कोई भी इफ एंड बट वाली सवाल नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे द मंगोल मिलिट्री फोर्सेज मेट विथ फ्यू रिवर्सल्स इन द डिकेड्स आफ्टर 1203 के बाद 1203 के बाद जो कुछ रिवर्सल्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेज में मंगोलिया के, विच वर क्वाइट नोटिसेबली आफ्टर द 1260 द ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ द कैंपेन कुड नॉट बी सस्टेन इन द वेस्ट। जो वेस्ट था वहाँ पे जो
ओरिजिनल इम्पेटस था वो ज़्यादा दिनों तक की जो है इट कुड नॉट बी सस्टेन। ठीक, तो इसके बाद अब क्या था इसके पीछे का रीज़न, और ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। ऑल्दो वियना एंड बियॉन्ड इट वेस्टर्न यूरोप एज वेल एज इजिप्ट वॉज विद इन द ग्रास्प ऑफ मंगोल फोर्सेज, ये सब कुछ मंगोल फोर्सेज के अंडर ही था। देयर रिट्रीट from the Hungarian steppes and defeat at the hands of the Egyptian force signaled the emergency of new political trend। तो यहाँ पे कई सारे एक कह सकते हैं कि एक डिफीट देखने को मिलती है बाय द एट द हैंड्स ऑफ द इजिप्शियन फोर्स, जो कि एक मतलब बहुत इमरजेंसी और एक अलार्मिंग सिग्नल होता है। ठीक है, कि एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि देयर वर टू मेन फेज टू दिस। अब ये जो हुआ ना, ये जो डिफीट हुई ना, तो इसका मेन यहाँ पे दो फेज थे। द फर्स्ट वाज अ कंसिक्वेंस ऑफ अ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन विद इन द मंगोल फैमिली। पहली चीज़ तो जो मतलब घर में ही जो मतलब होता है ना कि सक्सेशन के बेसिस पे, हायरिंग के बेसिस पे एक जो पॉलिटिक्स चला करती है ऑल द टाइम, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वेयर द डिसेंडेंट्स ऑफ जोची एंड द ओगोडी allied to control the office of the great khan in the first two generation। जहाँ पे हमें यहाँ पे दो नाम देखने को मिलते हैं, एक तो जोची एंड ओगोडी। इनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एलाई मतलब कि क्या करते हैं, ये एक कोलिशन बनाते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोल करने की सोचते हैं ग्रेट खान की पोस्ट को। ठीक है, सो आई होप सो ये पॉइंट आपको भी समझ में आ गया होगा कि पहला रीज़न क्या था। इसके बाद द सेकेंड कंपल्जन अकर्ड एट एज द जोची एंड ओगोडी lineages were marginalized by the Toluid branch of the Genghis Khan dynasty descendants। ठीक है, तो ये दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो हमें देखने को मिलता है। अब ये है फैमिली ट्री, इट इज़ मच क्लियर इन योर बुक, सो आप वहाँ से भी एक बार रेफर कर सकते हैं। वैसे ये रहा आपका गेंगिस खान। इसके बाद गेंगिस खान ने काफ़ी सारी शादियाँ करी थी, सो इसके काफ़ी सारे पुत्र भी थे, काफ़ी सारे इसके मतलब ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ सन्स, जिसमें कि देखिए यहाँ पे जो अभी जोची का एक आया है रेफरेंस, तो ये है, और ये ओगोडी आ गया। ठीक, तो ये दो लोगों की बात अभी हम लोगों ने यहाँ पे करी है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं टोटल। ठीक, इसके बाद सस्पेंशन ऑफ द मंगोल एक्सपेंशन इन द वेस्ट डिड नॉट अरेस्ट देयर कैंपेन्स इन चाइना which was reunited under the Mongols। Paradoxically, it was at the moment of its great successes that internal turbulence between the members of the ruling family manifested itself। ठीक है, सो जो सस्पेंशन होते हैं मंगोल एक्सपेंशन के वेस्ट के साइड में, बेसिकली जो कि वेस्ट का साइड में क्या आता है, ठीक, डिड नॉट अरेस्ट देयर कैंपेन्स। ठीक, वेस्ट में बेसिकली आपको जैसे यूरोप, ईरान, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो उधर जो मतलब जो कह सकते हैं कि सस्पेंशन हो गया था, तो उसने बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं किया जो चाइना में कैंपेन चल रहा था उसको। ठीक है, पैराडॉक्सिकली इट वाज एट द मोमेंट ऑफ इट्स ग्रेट सक्सेसेस दैट इंटरनल टर्बुलेंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग फैमिली मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। ठीक है, सो आई होप सो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अमंग द मंगोल्स एंड मैनी अदर नोमैडिक सोसाइटीज़ एज वेल ऑल दी एबल बॉडी। देखो मंगोल में और जितनी भी अदर नोमैडिक सोसाइटीज़ होती थी उनमें एक ही फीचर था कि जितने भी एबल बॉडीड होते थे, मतलब कि हट्टे कट्टे नौजवान, साथ ही एडल्ट मेल्स होते थे जो ट्राइबल, बोर मतलब वो शस्त्र धारण कर लेते थे, बोर आर्म्स, दे कंस्टिट्यूटेड द आर्म्ड फोर्सेज व्हेन द ओकेजन डिमांडेड। जब कभी भी ज़रूरत पड़ती थी, सो जो भी एबल बॉडीड होते थे, एडल्ट मेल्स होते थे, वो सब क्या करते थे, एक बड़ी सी आर्मी क्रिएट कर लेते थे और सब लोग के सब हथियार उठा लेते थे। यूनिफिकेशन मतलब कि जो उनकी जो एक नियता हो जाती थी ऑफ द डिफरेंट मंगोल ट्राइब्स एंड द सब्सिक्वेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द डाइवर्स पीपल इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेंबर्स इनटू गेंगिस खान्स आर्मी, कॉम्प्लिकेटिंग द composition of its relatively small and efficient body into an incredible हेट्रोजीनस मास ऑफ पीपल। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता था कि जो उसकी मतलब बेसिकली अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती थी, इट इनटू एन इनक्रेडिबल हेट्रोजीनस मास ऑफ पीपल में वो बदल जाती थी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इंक्लूडेड ग्रुप्स लाइक द टर्किश यूगर्स हु हैड एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी विलिंगनेसली। जो मतलब अपने कह सकते हैं कि विलिंगली जिन्होंने क्या किया,
they had accepted the ruling of Genghis Khan and his son. So उन्होंने क्या किया, वो भी इसी ग्रुप में जो जो अभी एक जो ग्रुप यहाँ पे बताया गया ना, इनक्रेडिबली हेट्रोजीनियस मास ऑफ पीपल, तो उसमें ये भी पाए जाते थे, ठीक है. हु हैड एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी willingly. It also included defeated people like the Kiriates who were accommodated in the Confederacy despite their earlier hostility. Genghis Khan worked to systematically erase the old tribal identities. जितनी भी पुरानी प्रथाएं होती थी, जो मतलब कि जो ओल्ड होती थी, उन सबको गेंगिस खान क्या करता था, हटाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको नई पॉलिसी अब क्या करनी थी, अपनी इस आर्मी में, इस पूरी इस सेना में क्या करनी थी, इंट्रोड्यूस करने का सोचा था उसने. सो इट सिस्टमेटिकली इरेज द ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज़ ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स हु ज्वाइंट दिस कॉन्फेडरेसी. ठीक है, जो इस कॉन्फेडरेसी को, जो इस कह सकते हैं कि इस यूनिटी को कह सकते हैं, जो भी ज्वाइन करते थे, उनकी जो ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज होती थी, उनको वो इरेज कर देता था गेंगिस खान. हिज आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टेप सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट्स. जो डेसिमल यूनिट के हिसाब से उसकी जो ओल्ड स्टेप सिस्टम थी, अब वो डेसिमल सिस्टम के आधार पे क्या होने लगी थी, तो वो ऑर्गेनाइज होने लगी थी. ठीक है, सो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, बात करते हैं कि अब ये आखिरकार ये जो ओल्ड सिस्टम है डेसिमल यूनिट्स वाला, इस ये क्या चीज़ है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. द ओल्ड सिस्टम, द clan and the tribe would have coexisted within the decimal units, that is tens, 500, hundreds, thousands and notionally 10,000 soldiers. ठीक है, तो जैसे कि बेसिकली क्या होता है, डेसिमल सिस्टम में 10, 100, 1000 एंड 10,000 की बेसिस पे होता है, वैसे ही यहाँ पे ट्राइब्स भी हुआ करती थी. ठीक है, he divided the old tribal groupings and distributed their members into new tribal units. उन्होंने जो ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग्स होती थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और किस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, न्यू मिलिट्री यूनिट्स में. एनी इंडिविजुअल हु ट्राइड टू मूव फ्रॉम हिज हर अलॉटेड ग्रुप, जो प्लेस उसको अलॉट किया जाता था, अगर वो उससे भागने की और हटने की कोशिश करता था, तो उसके लिए बहुत ही हार्श पनिशमेंट का प्रावधान रहता था. द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 सोल्जर्स, नाउ इंक्लूडेड, जिसको कि तुमान कहा जाता था, ठीक है, was now included fragmented groups of people from variety of different types of clan, and also the new military contingents were required to serve under his four son. जो नई मिलिट्री कंटेंजेंट्स बनी थी वो उसके बेटों के नीचे काम करती थी, उनको सर्व करती थी. एंड स्पेशली चूजन कैप्टन्स ऑफ हिज फैमिली यूनिट्स कॉल्ड दी नोयंस. और स्पेशल जो कैप्टन्स होते थे आर्मी के, उनको नोयन के नाम से, नोयान के नाम से जाना जाता था. ठीक है, तो ये पूरा एनिमी, पूरा कह सकते हैं कि डिफेंस स्ट्रक्चर है, या फिर हाँ अटैकिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे आर्मी के स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं, जो कि गेंगिस खान ने एक तरीके से डिज़ाइन किया था. अब उसके बाद कुछ ऐसे बैंड्स ऑफ फॉलोअर्स भी थे जो कि क्या करते थे, गेंगिस खान को लॉयली पूरी तरीके से क्या करते थे, तो वो मैनी ईयर तक की सर्व करते थे. ठीक है, गेंगिस खान हैड ऑलरेडी फैशनड अ रैपिड कोरियर सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो यू कैन कीप द नोट ऑफ दिस. Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system that connected the distant areas of his regime. जैसे ये रहा गेंगिस खान, तो ये जो दूर दूर जितने भी इससे चीज़ें होती थी, इसको कनेक्ट करने के लिए एक साथ इसने एक कोरियर सिस्टम की शुरुआत भी करी थी. कोरियर सिस्टम की शुरुआत किसने करी थी, तो गेंगिस खान ने करी थी. यू कैन मतलब आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे 2-3 बार ऐसे ही बोल लो कि दैट कोरियर सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गेंगिस खान. ठीक, so that fresh mounts and dispatch riders were placed in outpost at regularly spaced distances from maintenance of this communication system. So basically उसमें होता क्या था, थी तो पहले से भी, लेकिन इसने क्या किया था, उसको और भी अमेंड करके और भी ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बना दिया था. कैसे, उसने फ्रेश माउंट्स एंड द डिस्पैच राइडर्स, काफ़ी अच्छे राइडर्स जो हॉर्स राइडर होते थे, उनको क्या किया था, यहाँ पे नियुक्त किया था. रेगुलरली स्पेस्ड डिस्टेंसेस तक की जो जा सकते थे और जल्दी आ सकते थे, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. किस लिए किया था, सो दैट ही कैन मेंटेन दी
कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। द मंगोल नोमैड्स कंट्रीब्यूटेड अ टेंथ ऑफ देयर हर्ड। देखिए, अब जो मंगोल नोमैड्स होते थे वो अपने कमाई का कुछ हिस्सा जो होता था वो इस सिस्टम के लिए दे करके जाते थे एज अ टैक्स, समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल, इसको टैक्स ही कहेंगे। द मंगोल नोमैड्स कंट्रीब्यूटेड अ टेंथ ऑफ देयर हर्ड आइदर हॉर्सेज और लाइव स्टॉक। वो या तो फिर हर्ड अपने कोई हॉर्सेज दे देते थे या तो फिर एज अ टैक्स, और या तो फिर लाइव स्टॉक दे देते थे। अब वहाँ पे दिस वॉज कॉल्ड दी क्यूबिकल टैक्स। क्यूबिकल टैक्स के नाम से इसको जाना जाता था। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट आप इसको कायदे से अच्छी तरीके से समझ लें, एक बार अपनी बुक से भी पढ़ लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अ लेवी दैट द नोमैड्स पेड विलिंगली फॉर द सिस्टम। विच सिस्टम? तो दैट कोरियर सिस्टम। Courier system was further refined after Genghis Khan's death, and its speed and reliability surprised travelers. उसके बाद क्या हुआ, जब गेंगिस खान की डेथ हो गई थी उसके बाद भी इस कोरियर सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली बढ़ाया गया, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एड ऑन्स और डेवलपमेंट किए गए, जो उस टाइम पे जो ट्रैवलर्स आते थे उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग बात होती थी कि अरे इतने अच्छा कोरियर सिस्टम कैसे हो सकता है। इट इनेबल द ग्रेट खान्स to keep a check on developments at the farthest end of the regime across the continental। अब इसका यूज़ क्या होता था, तो बेसिकली जो डेवलपमेंट जो कि मान लीजिए कंट्री साइड पे या किसी दूर प्लेसेस पे या फिर मान लीजिए कोई एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कोई तरीके का कैंपेन चल रहा है, तो उसके लिए अगर कभी भी पता करना होता था तो ये कोरियर सिस्टम बेस्ट होते थे। आफ्टर दिस कॉमर्स एंड ट्रेवल along the silk route reached its peak under the Mongols। जो सिल्क रूट होता था उसमें वो मंगोल के टाइम पे एकदम पीक पे पहुंच चुका था। अनलाइक बिफोर द ट्रेड रूट्स डिड नॉट टर्मिनेट इन चाइना। देन कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल was vital to retain the coherence of the Mongol regime and travelers were given a pass। अब यहाँ पे पैजा जिसको कि पर्शियन में कहा जाता है और गैरेज मीन्स जो मंगोलियन में कहा जाता है, इनका मतलब एक तरीके से पास होता है, जो कि एक तरीके से क्या होता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक सेफ कंडक्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रैवलर्स के लिए जो मंगोल रिजीम में आसानी से इधर उधर आ जा सकते हैं। बट फॉर द ट्रेडर्स, लेकिन जो गाइस ट्रेडर्स होते थे उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था। फिर से देखिए यहाँ पे टैक्स आ गया जिसका नाम है बैज टैक्स। ठीक है, बज टैक्स। ठीक है, तो आप टैक्सिंग सिस्टम की भी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं मंगोल एम्पायर में। उसके बाद फॉर द सेम पर्पस मीन्स दैट जो आपका ट्रैवलिंग के लिए इधर उधर आने जाने के लिए जो होता था वो सेम पर्पस के लिए ट्रेडर्स को बेज टैक्स देना पड़ता था। ऑल एक्नोलॉजिंग देयर बाय द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल खान। ठीक है, सो आई होप सो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द नोमैडिक एंड द सेडेंट्री एलिमेंट्स with the Mongol Empire eased through the 13th century. From Genghis Khan's reign itself, the Mongols had recruited civil administrators। यहाँ पे देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसकी तैयारी हम और आप सब लोग करते हैं। फ्रॉम द कनकर्ड सोसाइटीज़ from the conquered society, the Mongol Khans trusted them so long as they continued to raise revenue for their masters, and these administrators could sometimes command considerable influence। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मंगोल एम्पायर जो था वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिमांड, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता था अनटिल अनलेस वो रेवेन्यू जनरेट करके उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो पद था यहाँ पे गेंगिस खान ने बनाया था, किस लिए? ताकि जो सोसाइटी वो कनकर कर रहा है, जो जीत रहा है, उसको वो कोई ना कोई एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके। उनके ऊपर वो ट्रस्ट तब तक करता था जब तक कि वो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ से उसको कर निकाल करके दिया करते थे। ठीक है, तो आई होप से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सारी पॉइंट्स मैंने इसीलिए देखिए एकदम डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे कवर कर रहा हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द नोमैडिक एंड सेडेंट्री एलिमेंट्स इन द मंगोल एम्पायर ईज मतलब आसान हो गए थे ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। ठीक, सो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही जो पीछे दो टैक्स हमने टैक्स के बारे में बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ इट इज़ देन यू कैन लाइक द वीडियो and also you can subscribe the video for your future updates and never miss the daily dose of history। ठीक है, ये DDS लेना अपना आप कभी ना भूलें। एंड अब ये कंप्लीट हिस्ट्री आपकी पूरी सीरीज़ चल ही रही है, अब आप फॉलो कर ही रहे हैं तो प्लीज़ करते रहिए सो डैट आपको एक पूरा कंप्लीट लुक मिल जाएगा हिस्ट्री का। उसके बाद फिर जब आप पढ़ेंगे दैन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कोप अप विद द थिंग्स। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ सजेशन है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, so please you can like,
you can like, share and subscribe also. You can comment also. Thank you so much. Stay safe.